अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो हमारी लेक्चर नंबर 151 से शुरू होने जा रही है और ये वीडियो हमारे पास इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो ये 151 से 156 तक इसमें कवर करेंगे। तो ये लास्ट वीडियो नहीं है, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसके कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँ। तो इसमें कुछ थ्योरम है, कुछ एग्जांपल हैं, लेकिन एक नई चीज़ है हमारे पास, सेट विद ज़ीरो कंडक्ट। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेट विद ज़ीरो कंडक्ट क्या होता है? अ सब सेट ई ऑफ आर एन का हमारे पास एक सब सेट है ई, तो वो हमारे पास ज़ीरो कंडक्ट होगा। कब होगा? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, हमारे पास एप्सिलॉन हमने कोई भी नंबर लिया ग्रेटर देन ज़ीरो से, तो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? हमारे पास ये T1 T2 T3 T अप टू Tn, ये हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल्स हैं इनका यूनियन हमारे पास ये वाला सब सेट ई जो है, ये इन तमाम रेक्टेंगल्स में का सब सेट है। ठीक है, ये इनमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो ई हमने सब सेट लिया था ना आर एन का, ये इन तमाम रेक्टेंगल्स के यूनियन में बिलोंग कर रहा है। ये चीज़ आप यहाँ पे से देखें। ठीक है, यानी कि ई जो हमारे पास सब सेट है, ये तमाम जो रेक्टेंगल्स का यूनियन है तो इसमें बिलोंग कर रहा है। और सेकंड कंडीशन में से क्या है जी, जो हमारे पास इसका सम होगा ना इन रेक्टेंगल्स का, रेक्टेंगल का सम लेस देन होगा इस एप्सिलॉन से, जो हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो लिया है। ठीक है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मैं आपको अगेन समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक सबसेट ई है आर एन का, आर एन स्पेस का एक सबसेट ई है, तो वो हमारे पास ज़ीरो कंटेंट होगा। ज़ीरो कंटेंट कब होगा? हमने एक नंबर एप्सिलॉन ले लिया ग्रेटर देन ज़ीरो के, और हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ आती है रेक्टेंगल्स, तो इन रेक्टेंगल्स का हमने लिया यूनियन। ठीक है, इन तमाम रेक्टेंगल्स का हमने यूनियन लिया है, और ये वाला ई सेट इस यूनियन में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, और इन रेक्टेंगल्स का समीशन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये दो कंडीशन है हमारे पास ज़ीरो कंटेंट के लिए। एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है, सिंस द एम्प्टी सेट इज़ कंटेन्ड इन एवरी रेक्टेंगल द एम्प्टी सेट हैज़ ज़ीरो कंटेंट। ठीक है, एम्प्टी सेट हमारे पास, हम एक सेट ले लेते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, हमारे पास ये एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, ये वाला सेट हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। फिर फर्ज करें ये वाला हमारे पास एम्प्टी सेट आया हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर इसमें जितनी भी इस एम्प्टी सेट के अंदर जितनी भी रेक्टेंगल्स हमारे पास बनेंगी ना, और यूनियन में हम जो नंबर ई लेंगे ना वो इनमें बिलोंग करेगा लाजमी। ठीक है, क्योंकि ये हमने ऐसा ही सबसेट लेना है। और सेकंड कंडीशन, इसके अंदर जितनी भी रेक्टेंगल्स एम्प्टी सेट के अंदर जितनी भी रेक्टेंगल्स बनेंगी ना, उनका अगर समीशन लें तो वो भी एम्प्टी जीरो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सेट ही हमारे पास एम्प्टी है, तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा, मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि अंदर रेक्टेंगल्स ही को नहीं बननी। तो ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है कि द एम्प्टी सेट कंटेन इन एवरी रेक्टेंगल द एम्प्टी सेट हैज़ ज़ीरो कंटेंट। तो आपने ये वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं ज़ीरो कंटेंट के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास आ रहा है जी, एनी बाउंडेड सेट ई। हमारे पास एक बाउंडेड सेट ई, कोई भी बाउंडेड सेट, ठीक है, विद ओनली फाइनाइट मैनी लिमिट्स पॉइंट हैज़ ज़ीरो कंटेंट। उसके हमारे पास फाइनाइट मैनी लिमिट्स पॉइंट हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल बन जाती है, रेक्टेंगल बन जाती हैं, तो उसका भी हमारे पास ज़ीरो कंटेंट आ जाता है। आगे ये वाले एग्जांपल देखें, if f is continuous on closed interval a b then the curve, ये वाली जो कर्व एफ वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स है और एक्स हमारे पास ए और बी के दरमियान है, दैट इज़ एक्स वाई, जब वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स है तो एक्स हमारा ए और बी के दरमियान है, ये हमारे पास ज़ीरो कंटेंट आर स्क्वायर में होगा। आर स्क्वायर में कैसे होगा? ये हमारे पास एक वाई और एक एफ, दो हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं और वर्स क्लोज इंटरवल है ए सी बी, तो ये हमारे पास ज़ीरो कंटेंट इन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वाला लेमा आपने फिर याद रख लेना है, द यूनियन ऑफ फिनाइट मैनी सेट्स विद ज़ीरो कंटेंट हैज़ ज़ीरो कंटेंट। तो अगर हमारे पास कुछ सेट आ रहा है जो हमारे पास ज़ीरो कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक सेट हमारे पास आ गया S1,
S2 S3, तो ये हमारे पास ज़ीरो कंटेंट वाले कोई सेट हैं, ठीक है। तो इनका अगर यूनियन ले लेते हैं ना, तो ये वो भी हमारे पास ज़ीरो कंटेंट वाला ही, तो उस यूनियन का भी ज़ीरो कंटेंट आएगा। आगे थ्योरम देखें। थ्योरम हमारे पास क्या कह रही है, सपोज एफ इज़ बाउंडेड ऑन रेक्टेंगल, तो एफ हमारे पास इन रेक्टेंगल्स में बाउंडेड है एंड कंटिन्यूस, ठीक है, और वो कंटिन्यूस है एक्सेप्ट ऑन सेट ई, सेट ई के अलावा वो तमाम कंटिन्यूस है, ठीक है, तो वो हमारे पास ज़ीरो कंटेंट होगा, ठीक है। हमारे पास एफ एक बाउंडेड फंक्शन है इन रेक्टेंगल्स के ऊपर और वो कंटिन्यूस है सब फंक्शन के सिवाय उस ई के जो हमारे पास ज़ीरो कंटेंट है, ई सेट का ज़ीरो कंटेंट है और इसके अलावा तमाम सेट पे ये कंटिन्यूस है, ठीक है। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एफ हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है इस इन रेक्टेंगल्स के ऊपर और वो कंटिन्यूस है तमाम सेट के ऊपर मास सिवाय उस सेट ई के जिसका कंटेंट ज़ीरो है, तो हमारे पास जो एफ है वो इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। ज़ीरो कंटेंट के अलावा तमाम पे हमारे पास सेट कंटिन्यूस है, तो वो हमारे पास इंटीग्रेबल होगा। तो ये वाले एग्जांपल देखें, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या आ रहा है जी, अगर x हमारे पास 0 और 1 के दरमियान है तो x प्लस वाई आएगा, और y हमारे पास लेस दैन x है और x हमारे पास लेस दैन 1 है, तो ये हमारे पास 5 आएगा। ये हमारे पास कंटिन्यूस है 0 1 और 0 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट के दरमियान। तो जब जहाँ पे ये लाइन y इक्वल x हो जाएगी ना, तो ये हमारे पास वहाँ पे ये ज़ीरो कंटेंट है, ठीक है। इस लाइन पे ये ज़ीरो कंटेंट है, तो इस लाइन के अलावा बाकी तमाम जगह पे ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास कंटिन्यूस है इस इंटरवल के ऊपर। जब ये कंटिन्यूस है इस इंटरवल के ऊपर, तो ये हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। इस लाइन पे ये इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। इस वाली लाइन के ऊपर ये वाला इंटीग्रेबल नहीं है, बाकी तमाम के ऊपर ये वाला फंक्शन हमारे पास जो है वो इंटीग्रेबल है। आगे देखें इंटीग्रल ओवर बाउंडेड सेट, ठीक है। सपोज करें एफ हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है और सब सेट एस हम ले रहे हैं आर एन का, ठीक है। तो एफ ऑफ एस ऑफ एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा जब एक्स बिलोंग करेगा एस से, जब एक्स एस से बिलोंग नहीं करेगा तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। और हम कोई भी रेक्टेंगल ले रहे हैं एस में से, तो जो इंटीग्रल ऑफ एफ है ओवर एस ये हमारे पास ऐसे डिफ़ाइन होगा, ठीक है। तो ये वाली नोशन आपने याद रखनी है, ये हमारे पास ऐसे डिफ़ाइन होगा। आगे ये कह रहे हैं एरिया एंड वॉल्यूम एज इंटीग्रल, तो एरिया और वॉल्यूम को इंटीग्रल की शक्ल में कैसे लिखते हैं। इफ़ एस इज़ बाउंडेड सबसेट ऑफ आर एन, एस हमारे पास आर एन का कोई भी बाउंडेड सबसेट है और उसका ये वाला इंटीग्रल है, ठीक है, ठीक है। तो हम कहेंगे इंटीग्रल ऑफ एस डी एस, ये हमारे पास कंटेंट है। तो हमारे पास जब n इक्वल 2 होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया देगा, जब n इक्वल 3 होगा तो ये हमारे पास वॉल्यूम देगा। तो ये आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरह हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, सपोज दैट एफ इज़ बाउंडेड ऑन अ बाउंडेड सेट एस, एफ हमारे पास बाउंडेड है सेट एस भी हमारे पास बाउंडेड है, और ये जो फंक्शन है ये सेट एस के ऊपर भी बाउंडेड है, और ये कंटिन्यूस है एक्सेप्ट ज़ीरो कंटेंट, ठीक है। इस सेट एस का एक सबसेट है, इस सेट एस का एक सबसेट है ई, ठीक है। तो ये जो ई वाला है ना ये हमारे पास ज़ीरो कंटेंट है, और ये जो एस है ये हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, सपोज करें, सपोज आल्सो दैट पार्शल एस हैज़ ज़ीरो कंटेंट दैन एफ इज़ इंटीग्रेबल। अगर पार्शल एस का भी ज़ीरो कंटेंट है तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास इंटीग्रेबल होगा। आगे ये क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएबल सरफेस। अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएबल सरफेस की बात करेंगे। अ डिफरेंशिएबल सरफेस एस इन आर एन फॉर एन ग्रेटर देन 1 इज़ एन इमेज ऑफ कम्पैक्ट सबसेट डी ऑफ आर एम, वेयर एम जो है हमारे पास लेस देन एम है। अंडर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ट्रांसफॉर्मेशन जी आर एम से हमारे पास आर एन है। इफ़ हमारे पास एम 1 की इक्वल होगा तो हम इसको कहेंगे हमारे पास डिफरेंशिएबल कर्व है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, द सर्कल है हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी आर हमारे पास 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9 है, ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है आर स्क्वायर में। ठीक है, सिंस इट इज़ द इमेज ऑफ डी, ये हमारे पास डी सेट है 0 से 2 पाई क्रॉस इंटरवल में अंडर द कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी कैसे बनेगी, एक्स की जगह हम लिख सकते हैं आर काज थीटा, तो आर की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, ठीक है, आर का स्क्वायर आपको पता है, आर का स्क्वायर इक्वल होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 9 है, तो हम लिख सकते हैं आर का स्क्वायर इक्वल 9, दोनों तरफ आप अंडर रूट लें तो आर हमारे पास आ जाएगा इक्वल 3 के। ठीक है, आर यहाँ से हमारे पास आ गया 3 के। तो अब नेक्स्ट देखिए, आर एक्स हमारे पास होता है आर काज ऑफ थीटा और वाई हमारे पास होता है आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ से आई है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास सफ़ेयर है, तो सफ़ेयर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इक्वल 4 है, तो सफ़ेयर में हमारे पास एक्स होता है आर काज थीटा काज फाई और वाई होता है आर साइन थीटा साइन फाई और जी हमारे पास होता है आर साइन फाई। तो ये वाली चीज़ हमारे पास ये ऐसे आ गया और इनकी लिमिट हमारे पास थीटा 0 से 2 पाई तक है, फाई हमारे पास -π/2 से π/2 तक है। ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ये बताने की बात ये कर रहे हैं हमारे पास R2 से R3 के ऊपर ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर नेक्स्ट थ्योरम देखें, अ डिफरेंशिएबल सरफेस Rn हैज़ 0 कंटेंट। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे नोट करें, हमारे पास जो डिफरेंशिएबल सरफेस होती है Rn उसका कंटेंट 0 होता है। ठीक है, जस्ट ये चीज़ आप याद रख लें, आपके लिए काफ़ी है। जो हमारे पास डिफरेंशिएबल सरफेस होती है उसका कंटेंट 0 होता है। आगे ये वाला थ्योरम देखें, सपोज दैट S इज़ बाउंडेड इन Rn। S हमारे पास बाउंडेड है Rn में, उसकी बाउंड्री जो है वो कंटेनिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल सरफेस, उसकी बाउंड्री में फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल सरफेसेस हैं। दैट एफ बी बाउंडेड ऑन सेट एस एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, एफ हमारे पास बाउंडेड है और कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 0 कंटेंट वाले सेट में से, तो हमारे पास एफ जो है वो इंटीग्रेबल होगा। अगेन इस थ्योरम की स्टेटमेंट को देखें, हमारे पास एस जो है वो बाउंडेड फंक्शन है Rn में और इसकी बाउंड्री कंटेन करिए फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल सरफेस। तो एफ अगर हमारे पास बाउंडेड है सेट एस के ऊपर एक्सेप्ट 0 कंटेंट के, तो एफ हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। तो सेम वही वाला एग्जांपल है, इसमें देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 है, फॉर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 देन एस सेट एस इज़ बाउंडेड। ये हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, बाय सेमी सर्कल एंड लाइन सेगमेंट ऑफ बोथ डिफरेंशिएबल कर्व इन आर स्क्वायर। तो लाइन सेगमेंट इसका ये बनेगा, तो हमारे पास एफ जो है वो कंटिन्यूस है ऑन सेट एस के ऊपर, एक्सेप्ट जब y इक्वल 0 होगा तो वहाँ पे हमारे पास इसका कंटेंट 0 हो जाएगा, तो y इक्वल 0 के अलावा ये हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो फंक्शन है f और g और ये दोनों हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है हमारे पास सेट s के, तो इनका जो एडिशन है ना f प्लस g वो भी हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। ठीक है, इन दोनों का जो एडिशन फंक्शन है उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं और ये दोनों तो हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो उनका सम जो है वो इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखें, हमारे पास f जो है वो इंटीग्रल फंक्शन है सेट s के ऊपर और c कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो c ऑफ f वो भी हमारे पास इंटीग्रल फंक्शन होगा। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ c को हम यहाँ से बाहर लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास इंटीग्रल फंक्शन है, तो इंटीग्रल फंक्शन किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रेबल ही रहता है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन ही रहेगा। आगे थ्योरम देखें, f और g हमारे पास दो इंटीग्रेबल फंक्शन हैं। ठीक है, सेट s के ऊपर, और f ऑफ x जो है वो लेस देन है g ऑफ x से। ठीक है, तो इनकी जो इंटीग्रेशन होगी ना f ऑफ x की वो भी लेस देन होगी g ऑफ x से। ठीक है, क्योंकि f ऑफ x जो फंक्शन है वो g ऑफ x से लेस देन है, तो इनकी इंटीग्रेशन भी सेम ऐसी ही आएगी। नेक्स्ट थ्योरम देखें,
हमारे पास इफ़ एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन सेट एस एंड एफ का मार्ड जो है वो उस एफ होल मार्ड इंटीग्रेशन का होल मार्ड जो है वो लेस दैन इक्वल आएगा एफ के मार्ड की इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखें इंटीग्रेशन होल है, ठीक है, यानी कि सॉरी मार्ड जो है वो होल है, यानी कि इंटीग्रेशन के बैर में मार्ड है, और ये लेस दैन इक्वल आ जाएगा जब हम फंक्शन का मार्ड लें और उसके बाद इंटीग्रेशन करें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके याद रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे अक्सर मिस्टेक हो जाती है कि यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं है। जब मार्ड का हम फंक्शन का मार्ड लेके उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू बनेगी होल मार्ड से। नेक्स्ट थ्योरम देखें, हमारे पास एफ और जी जो है वो इंटीग्रेबल है। ठीक है, एफ और जी हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो भी हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। तो आपने यहाँ पे याद रखना है, अगर एफ और जी इंटीग्रेबल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी इंटीग्रेबल है, उनकी एडिशन भी इंटीग्रेबल है। ठीक है, अब तक हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखें, सपोज दैट u इज़ कंटिन्यूस एंड v इज़ इंटीग्रेबल एंड नॉन नेगेटिव ऑन रेक्टेंगल r। तो u ऑफ v जो उनका प्रोडक्ट होगा ना, तो u ऑफ x को हम बैर लेके v ऑफ x की सूरत में लिख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखें, हमारे पास सेट s जो है वो कंटेन है बाउंडेड सेट T में से, और f इंटीग्रेबल है सेट S के ऊपर, तो जो उनका f ऑफ S आएगा इंटीग्रेबल होगा T के ऊपर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम ने जी, इफ़ f इज़ इंटीग्रेबल ऑन डिसजॉइंट सेट। हमारे पास दो सेट आ रहे हैं, एक सेट S1 कर लें, एक सेट S2 कर लें। ये हमारे पास डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब क्या है जी, S1 हमारे पास ये वाला सेट है, ठीक है, S2 ये वाला सेट है, और इनमें कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। ठीक है, S1 का अपना एरिया है, S2 का अपना एरिया है, कोई भी यहाँ पे पोर्शन कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इनका अगर यूनियन लेते हैं ना, इन दोनों सेट का हमने यूनियन ले लिया। ठीक है, और उसके ऊपर अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये सेट S1 भी हमारे पास इंटीग्रेबल है, S2 भी इंटीग्रेबल है, तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे ना, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो वो भी हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट थ्योरम जी, अगर f हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है सेट S1 और S2 के ऊपर, अब यहाँ पे डिसजॉइंट वाली बात कोई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि डिसजॉइंट हो गए तो उनका इंटरसेक्शन में वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, एक सेट हमने S1 ले लिया, एक सेट हमने S2 ले लिया। अगर इन ये डिसजॉइंट हो गए ना, तो इनका इंटरसेक्शन तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डिसजॉइंट होना लाजमी नहीं है, डिसजॉइंट हो भी सकते हैं और हो सकता है डिसजॉइंट ना हो। ठीक है, हो सकता है ये वाला फंक्शन हमारे पास ऐसे बन जाए और इनका इंटरसेक्शन जो है ना वो अब हमारे पास ये वाला एरिया, इसका सारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी, हमारे पास थ्योरम क्या है कि वो हमारे पास इंटीग्रल फंक्शन है f। ठीक है, एक सेट S1 और S2 के ऊपर, तो उनका जो इंटरसेक्शन है ना उनका 0 कंटेंट होगा। ठीक है, और उनके इंटरसेक्शन का 0 कंटेंट होगा। 0 कंटेंट वाली हम डेफिनेशन पहले पढ़ के आ चुके हैं, वो अगर फुलफिल करे तो f जो है वो S1 यूनियन S2 के ऊपर भी इंटीग्रेबल होगा। थ्योरम को अगेंस्ट स्टेट रीड करते हैं, f हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, सेट S1 और S2 के ऊपर, और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसका कंटेंट 0 है, तो f उनके यूनियन पे इंटीग्रेबल होगा, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी। तो सेम वही वाला एग्जांपल है, इसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आ गए आइट्रेटेड इंटीग्रल। ठीक है, आई थिंक ये वाला लास्ट टॉपिक है हमारे पास। तो आइट्रेटेड इंटीग्रल क्या चीज़ है, लेट अस फर्स्ट अज्यूम दैट f इज़ कंटिन्यूस ऑन r। r हमारे पास a b और c d का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देन फॉर ईच y इन c d, y हमारे पास c d ऑफ f ऑफ x में कंटिन्यूस है विद रिस्पेक्ट टू x, x हमारे पास a b में है। ठीक है, y हमारे पास सी डी में है और x हमारे पास ए बी ये क्लोज इंटरवल में है। तो एफ ऑफ आई हमारे पास
इंटीग्रेशन में बन जाएगा ए से बी की तरफ, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको करूँगा एफ ऑफ एक्स हमारे पास पहले क्या चीज़ है, एफ ऑफ एक्स को हम लिखते हैं इक्वल वाई, तो एफ ऑफ वाई को हम लिख सकते हैं ये एक्स है, ठीक है। ये ऐसे होगा ना, तो एक्स हमारे पास ए बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब एक्स ए बी में बिलोंग कर रहा है तो एफ वाई भी ए बी में बिलोंग करेगा। तो एफ ऑफ वाई यानी कि इसका इंटीग्रल, ये इसकी लिमिट फिर ए बी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ वाई इक्वल है ना एक्स के। तो एक्स हमारे पास ए बी में बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ वाई हमारे पास इसकी लिमिट ए बी में होगी और आगे फंक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और एफ ऑफ वाई हमने ये चीज़ लिख ली, तो इसका आइटरेटिव 1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इसके ऊपर आइटरेटिव एफ वाई के ऊपर जब सी डी लिमिट अप्लाई करनी है, तो सी डी वाला लिमिट बाहर और अंदर ये वाला एफ ऑफ वाई की ये होल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे आ जानी है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास आइटरेटिव इंटीग्रल है। वी विल यूजली राइट इट, तो आइटरेटिव इंटीग्रल को हम कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये हम कैसे लिखते हैं, पहले सी से डी के ऊपर सी से डी लिमिट में इंटीग्रेशन और डी ऑफ वाई, और आगे ये वाली लिमिट हमारे पास, इसको हम डी एक्स के हिसाब से करते हैं। अनदर आइटरेटिव इंटीग्रल कैन बी डिफाइंड बाय राइटिंग, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी से डी लिमिट के ऊपर और अंदर पूरा फंक्शन ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह डिफाइन होगी, यानी कि ए से बी के ऊपर और अंदर वो वाला तमाम फंक्शन आ जाएगा। तो आइटरेटिव 2 हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई, हमारे पास है एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास फंक्शन है, और ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है 0 1 और 1 2 के ऊपर, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 0 से 1 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 से 2 है। तो f ऑफ y हमारे पास आ जाएगा। अब फिर वही बात, f ऑफ y हमारे पास क्या चीज़ होगी, f ऑफ y हमारे पास होता है x की इक्वल। तो अब हमने x वाली लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। x वाली लिमिट 0 से 1 है, ठीक है ना। x वाली लिमिट हमारे पास 0 से 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 से 1 वाली लिमिट आएगी और अंदर फंक्शन आ जाएगा। 0 से 1 वाली लिमिट, अंदर फंक्शन आ गया, तो इसके इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। आइटरेटिव 2 में हमने अब ये वाली लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अंदर एफ ऑफ वाई लिखा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर अगेन लिमिट, ठीक है। ये अब पूरा फंक्शन अब हमारे पास आइटरेटिव फंक्शन की शुरुआत में बनेगा। जब इसके ऊपर अगेन लिमिट पुट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ये वाली पहली वाली लिमिट हमने अप्लाई की है डी ऑफ एक्स के हिसाब से, अब डी ऑफ वाई के हिसाब से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पास इक्वल 2 आ जाएगा। और इसको जी ऑफ एक्स की शक्ल में हम कैसे लिख सकते हैं, 1 से 2 के ऊपर, ठीक है। लिमिट पुट की, अंदर फंक्शन लिया, इसकी इंटीग्रेशन की, ये चीज़ आई, लिमिट पुट की, ये चीज़ आई। तो अब यहाँ पे क्या किया, पहले 1 से 2 वाली लिमिट पुट की है, अब अगेन 0 से 1 वाली लिमिट। तो यहाँ पे क्या हमने किया था, 0 से 1 वाली लिमिट पहले पुट की थी और इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स के हिसाब से किया था, बाद में डी ऑफ वाई के हिसाब से इंटीग्रेशन किया था और 0 से 1 वाली लिमिट पुट की थी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डी ऑफ वाई से पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये वाली लिमिट पुट कर रहे हैं, और उसके बाद हम 0 से 1 वाली लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और डी ऑफ एक्स के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसको इंटीग्रेशन किया, ये चीज़ है, लिमिट पुट की, ये चीज़ आएगी। तो इसको अब अगेन डी ऑफ एक्स के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज़ आएगी, 0 1 इस पर लिमिट पुट करेंगे तो इक्वल 2 आएगा। तो मीन क्या, हमारे पास एफ ऑफ वाई इक्वल आ गया जी ऑफ एक्स के, ठीक है। तो यानी पहले हम y x के हिसाब से डेरिवेटिव करें और बाद में y के हिसाब से डेरिवेटिव करें, या पहले y के हिसाब से डेरिवेटिव करें बाद में x के हिसाब से डेरिवेटिव करें, तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट थ्योरम जी हमारे पास, सपोज दैट f इज़ इंटीग्रेबल ऑन आर ए बी क्रॉस सी डी एंड f ऑफ y, हमारे पास ये चीज़ आ रही है। तो ये अगर एग्जिस्ट करती है इन ईच y ऑफ सी डी दैन f इज़ इंटीग्रेबल ऑन सी डी। तो अगर ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। और सी से डी एफ ऑफ वाई हमारे पास
फंक्शन और देन है उसका आगे डी ऑफ वाई के हिसाब से फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास सी से डी ऑफ वाई और ए से बी डी फंक्शन ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखें, इफ़ एफ इज़ इंटीग्रेबल, एफ हमारे पास इंटीग्रेबल है ए क्रॉस बी से सी क्रॉस सी डी से। तो ये हमारे पास आइडेटिव इंटीग्रल की पूरी डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सी से डी एफ ऑफ डी वाई एग्जिस्ट और एक्स हमारे पास ए से बी है और ये हमारे पास डी ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करती है और डी वाई की लिमिट हमारे पास सी से डी तक है। इन पार्टिकुलर दीज हाइपोथेसिस होल्ड इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस, एफ अगर हमारे पास कंटिन्यूस है इसमें तो ये चीज़ हमारे पास होल्ड करेंगी। सेम वही वाली एग्जांपल है, तो इस फंक्शन है तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम इसकी लिमिट पुट करके एवेल्यूएट कर चुके हैं, तो हमारे पास इक्वल टू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही काम किया गया है, जस्ट इस नई डेफिनेशन के मुताबिक जो अब हमने यहाँ पे पढ़ी है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये वाला स्टेप यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे रिमार्क्स किया है जी, तो रिमार्क यहाँ पे है इफ़ इंटीग्रेशन सी से डी वाई और आगे फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन की शक्ल में आएगा। हाउएवर दिस नीड नॉट टू बी ट्रू, तो इसको ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही आए, लेकिन इस तरह ये हमारे पास आ गया है। आगे हमारे पास एग्जांपल है, एफ हमारे पास डिफाइंड है 0 1 क्रॉस 0 1 से और ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है 2xy के जब वाई इरेशनल है और इक्वल वाई है जब हमारे पास रैशनल है। तो ये हमने फंक्शन लिख लिया। ठीक है, देन हमने क्या किया, इसको नई डेफिनेशन के मुताबिक लिखा। ठीक है, तो अब हमने पहले ये वाली इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है अंदर वाली। ठीक है, ये वाली इंटीग्रेशन जब यहाँ पे अप्लाई की तो ये इक्वल वाई आ गया। क्यों वाई आया, क्योंकि हमारे पास ये इक्वल 2xy था। तो जब 2xy की सॉरी किधर गया, ये हमारे पास ऊपर वाले पेज पे था। ठीक है, 2xy है ना, तो जब 2xy की हम इंटीग्रेशन करेंगे x के हिसाब से। ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या है 2xy और इंटीग्रेशन हमें करनी है x के हिसाब से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² बाई 2y। तो x से कैंसिल दिया, हमारे पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, तो ये इक्वल जब इसके ऊपर लिमिट पुट की हैं तो ये हमारे पास 1/2 आ गया है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की है इसने। नेक्स्ट थ्योरम है जी हमारे पास लेट I1 I2 अप टू I n, ये हमारे पास आइडेटिव इंटीग्रल है, क्लोज इंटरवल है, सॉरी क्लोज इंटरवल है, आइडेटिव इंटीग्रल नहीं है, क्लोज इंटरवल है। एंड सपोज f इज़ इंटीग्रेबल, f हमारे पास इस इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में इंटीग्रेबल है। सपोज दैट देयर इज इंटीजर p हमारे पास 1 2 अप टू n-1 तक है। तो f ऑफ p हमारे पास f x p + 1 x p + 2 अप टू xn है। तो ये हमारे पास इन इंटरवल की इंटीग्रेशन के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है जी हमारे पास लेट आई जे इक्वल आ गया क्लोज इंटरवल ए जी और बी जे के दरमियान और जे हमारे पास 1 से n तक है। और सपोज करें f हमारे पास इंटीग्रेबल है इस r कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये हमारे पास f ऑफ p इनकी इंटीग्रेशन के इक्वल आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये इनकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, तो आइडेटिव इंटीग्रल इसका इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है। तो यहाँ तक हमारे लेक्चर 156 कवर हो गए हैं। तो अगर आपको समझ आई है तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक वीडियो को लाजमी करें। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और अगर पसंद आई है तो फिर भी लाजमी कमेंट्स करें। तो वीडियो देखने के लिए यहाँ तक शुक्रिया। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये वाले कंसेप्ट समझा सकूं। तो आपने ये थ्योरम जो है ना, ये थ्योरम को आपने
लाजमी 2 से 3 बार जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आएंगे, ठीक है। तो इनको आपने लाजमी याद रखने, ये आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। और फाइनल टर्म के लिए मैं एक अलहदा विषय वीडियो बना के इसी वीडियो में इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ताकि आपको फाइनल टर्म्स की तैयारी में हेल्प मिल सके। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।